जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB MP नर्सिंग ऑफिशियल सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शोध विधि कारण परिणाम संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है मानी जाती है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि निम्न में से कौन सी शोध विधि कारण परिणाम संबंध स्थापित करने के लिए जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है प्रायोगिक शोध हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस सैंपलिंग विधि में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है। तो याद रखेंगे आपके किस सैंपलिंग विधि में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होती है। तो ये हो जाएंगे साधारण यांत्रिक सैंपलिंग में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि जब जनसंख्या को समान समूह में बांटकर प्रत्येक समूह से नमूना लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो जब जनसंख्या को समान समूह में बांटकर प्रत्येक समूह से नमूना लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसे कहते हैं यहाँ पे स्त्रीकृत सैंपलिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का प्राथमिक स्रोत है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का प्राथमिक स्रोत है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साक्षात्कार होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किस प्रकार का शोध मुख्य घटनाओं का वर्णन करने पर केंद्रित होता है। तो याद रखेंगे आपके किस प्रकार का शोध मुख्यतः घटनाओं का वर्णन करने पे केंद्रित होता है। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, वर्णनात्मक शोध होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी डेटा सेट में चरम मान अधिक हो तो केंद्रीय प्रकृति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त होगा। तो याद रखेंगे कि यदि किसी डेटा सेट में चरम मान अधिक हो तो केंद्रीय प्रकृति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त होगा। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब माध्यिका होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किस केंद्रीय प्रकृति के माप में सबसे अधिक बार आने वाला मान दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे कि किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में सबसे अधिक बार आने वाला मान दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का सी हो जाएंगे, बहुलक होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानक विचलन किसका माप है। चलिए बताएंगे आप। तो मानक विचलन जो ये किसका माप होगा। तो मानक विचलन जो होगा ये हो जाएंगे किसका मान। तो ये प्रसारण के माप है। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यदि किसी डेटा में मेन मीडियम मॉडल हो तो वितरण कैसा माना जाता है। तो याद रखेंगे यदि किसी डेटा में मेन मीडियम
मॉडल हो तो वितरण कैसा माना जाता है? तो यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सम्मति वितरण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रणालीबद्ध सैंपलिंग में नमूना को कैसे चुना जाता है? तो प्रणालीबद्ध सैंपलिंग में नमूना को कैसे चुना जाता है? तो याद रखेंगे इसे चुने जाते हैं प्रत्येक 10 के वे तत्व जो चुनना। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, शोध में परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे आपकी शोध में परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो शोध में परिकल्पना का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे परीक्षण योग्य अनुमान प्रस्तुत करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग जो है सामान्यतः कब किया जाता है? तो क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग सामान्यतः कब किया जाता है? तो यहाँ पे आप 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, जनसंख्या भौगोलिक रूप से फैली हो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि किसी डेटा सेट में सभी मान समान हो तो मानक विचलन क्या होगा? तो याद रखेंगे आपकी यदि किसी डेटा में सभी सेट समान हो तो मानक विचलन क्या होगा? तो यहाँ पे आप 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, शून्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का उपकरण है? तो याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा डेटा संग्रह का उपकरण होगा? तो यहाँ पे आपके 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्रश्नावली हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब प्रश्नावली होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि सह संबंधित शोध में का उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। तो सह संबंधित शोध का उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है दो चर के बीच संबंध का अध्ययन करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि मध्य की गणना का सही सूत्र क्या है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आपकी माध्य की गणना का सही सूत्र क्या है? तो यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है और प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन सा गैर प्रायिकता सैंपलिंग है? यहाँ पे तो निम्न में से कौन सा गैर प्रायिकता सैंपलिंग है? तो यहाँ पे आप 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है यदि किसी वितरण में मेन मीडियम मॉडल हो तो वह कैसा वितरण है? चलिए बताएंगे आप। तो यदि किसी वितरण में मेन मीडियम मॉडल हो तो वह कैसा वितरण होगा? तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है धनात्मक वितरण होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, डेटा संग्रह की वह विधि जिसमें शोधकर्ता सीधे घटनाओं को देखता है क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे आपके डेटा संग्रह की वह विधि जिसमें शोधकर्ता सीधे घटनाओं को देखता है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है यहाँ पे क्या? तो यह अवलोकन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अवलोकन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसरण किसका वर्ग होता है? तो याद रखेंगे कि प्रसरण किसका वर्ग होता है? तो प्रसरण जो हो जाएंगे ये आपके मानक विचलन के वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मानक विचलन के दर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित तरीका है? तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित तरीका है? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, सेमिनार हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नर्सिंग पाठ्यक्रम विकास का पहला चरण क्या है? तो नर्सिंग पाठ्यक्रम विकास का पहला चरण क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, आवश्यकताओं का आंकलन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग प्रशासन में नियंत्रण की अवधि का क्या अर्थ है। तो नर्सिंग प्रशासन में नियंत्रण की अवधि का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। एक प्रबंधक के अधीन कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, नर्सिंग सेवा प्रबंध में प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नर्सिंग सेवा प्रबंध में प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य की गतिविधियों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भविष्य की गतिविधियों को व्यवस्थित करना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे शिक्षण अधिगम का समूह आधारित है। चलिए बताएंगे, तो निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का समूह आधारित तरीका है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का समूह चर्चा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, समूह चर्चा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि नर्सिंग शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे, तो नर्सिंग शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि नर्सिंग प्रशासन में बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि नर्सिंग प्रशासन में बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे वित्तीय संसाधनों की योजना और नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा ऑडियो विजुअल शिक्षण का सहायक है। तो निम्न में से कौन सा ऑडियो विजुअल शिक्षण सहायक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे वीडियो, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब वीडियो होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होगा यह पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता आंकलन है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा है नर्सिंग सेवा प्रबंध में प्रतिनिधि मॉडल क्या अर्थ है। तो नर्सिंग सेवा प्रबंध में प्रतिनिधि मॉडल का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा कार्य और अधिकार अधीनस्थों को सौंपना, ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे मास्टर बजट किसे कहते हैं। बताइए, तो मास्टर बजट किसे कहते हैं। तो मास्टर बजट कहते हैं सभी विभागों के बजट का समेकित रूप, ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है निम्न में से कौन सा यहाँ पे समस्या आधारित शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है। तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे समस्या आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना होगा, ऑप्शन यहाँ पे आप बी करेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि नर्सिंग प्रशासन में स्टाफिंग का क्या अर्थ है। तो नर्सिंग प्रशासन में स्टाफिंग का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे उचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति और व्यवस्था, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नैदानिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारिक कौशल विकसित करना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यवहारिक कौशल विकसित करना होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।